नमस्ते दोस्तों। स्वागत है कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। यहां आपको मिलेंगे स्मार्ट स्टडी टिप्स, एग्जाम ट्रिक्स और सफलता के मंत्र। चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखने की इस नई यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। गोधूली 2, गद्य खंड, पाठ 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, निबंध कक्षा 10। दोस्तों, अगर आप इससे पहले आप स्टोरी वाला वीडियो अपने नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, ताकि आपको प्रश्न उत्तर की वीडियो आसानी से समझ आए। इस वीडियो में श्रम विभाग और जाति प्रथा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आंसर्स और क्वेश्चंस। प्रश्न 1, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2012-2020। उत्तर, लेखक के विचार से आधुनिक युग में भी जातिवाद का होना, इसके पोषकों की संख्या में कोई कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना विडंबना माना गया है। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है और जाति प्रथा को इसी व्यवस्था का दूसरा रूप कहा जा सकता है। ऐसा तर्क देकर ही जातिवादी व्यवस्था कायम रखने के प्रयास को सामाजिक उत्थान के लिए विडंबना का स्वरूप कहा जा सकता है। प्रश्न 2, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2014-2017। उत्तर, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और यह जाति प्रथा भी इसी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। प्रश्न 3, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? उत्तर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने निम्न आपत्तियां व्यक्त करते हुए कहता है कि जाति प्रथा ने श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप धारण कर लिया है। एक सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के भिन्न भिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। प्रश्न 4, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2014, 2016, 2019, 2022, 2023 उत्तर भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह व्यवस्था मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति व्यवस्था में मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। यह प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलकर अन्य व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती है। प्रश्न 5, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2011, 2017, 2021, 2022 उत्तर माता पिता का जो भी पेशा होता है वही पेशा बच्चों को भी अपनाना पड़ता है, भले ही पेशे के अनुपयुक्त होने के कारण उसे भूखा मरना पड़े। आज के युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को कभी भी अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है, अन्यथा उसे भूखों मरना पड़ सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी को भी अपना पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती, भले ही वह किसी दूसरे पेशे में पारंगत हो। इसीलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। प्रश्न 6, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? उत्तर, लेखक जाति प्रथा को आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति की स्वयं की रुचि तथा कुशलता की पूर्णतया उपेक्षा की जाती है। व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी अन्य पेशा नहीं अपना सकता। अरुचि के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता निरंतर घटने लगती है और वह दुर्भावना से ग्रस्त होकर धीरे धीरे टालू प्रवृत्ति का हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है। प्रश्न 7, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2015। उत्तर, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इस व्यवस्था में मानवीय कार्यकुशलता की कोई वृद्धि नहीं हो पाती। इसमें मनुष्य को दुर्भावनाग्रस्त होकर टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। इस प्रथा में मनुष्य धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है।
इन सब बातों द्वारा लेखक ने आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को समाज के लिए हानिकर सिद्ध किया है। ऐसी प्रथा में लोगों को समता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। अतः जाति प्रथा रचनात्मक पहलू से भी हानिकारक है। प्रश्न 8। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 2016। उत्तर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। ऐसे समाज में सभी एक दूसरे की रक्षा को तत्पर रहेंगे। दरअसल लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है, बल्कि समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। भाषा की बात। प्रश्न पहली पाठ से संयुक्त, सरल एवं मिश्र वाक्य चुनें। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है। उत्तर। सरल वाक्य। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उत्तर। संयुक्त वाक्य। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। उत्तर। मिश्र वाक्य। प्रश्न 2। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखें। सभ्य, असभ्य, मिश्रण, विभाजन, संगठन, निश्चय, अनिश्चय, ऊंच, नीच, स्वतंत्रता, परतंत्रता, दोष, गुण, सजग, लापरवाह, रक्षा, असुरक्षा, पूर्व निर्धारण, परनिर्धारण। प्रश्न 3। पाठ से विशेषण चुनें तथा उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें। उत्तर। सभ्य। सभ्य समाज हमेशा गतिशील होता है। कुशल। श्याम अपने काम में बहुत कुशल है। दूषित। दूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पैतृक। यह रमेश की पैतृक संपत्ति है। नीरस। आज का शादी का कार्यक्रम नीरस था। रचनात्मक। मोहन रचनात्मक कार्य। नमस्कार। क्या आप 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए है कैप्टन गोदनी, जो नवीनतम सिलेबस, आसान समझ और प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाएगी। अभी गोधूली से ऑर्डर करें और पाएं तेज डिलीवरी और किफ़ायती कीमत पर भरोसेमंद गुणवत्ता। सफलता का पहला कदम यहीं से शुरू करें।